हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक बेंचर्स। लास्ट लेक्चर में हमने इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। इंडेक्स प्रॉपर्टी में हमने फर्स्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी को स्टडी कर लिया था, दैट इज़ वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए हमने अलग अलग मेथड की स्टडी की थी। वाटर कंटेंट को इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ में क्यों कंसिडर किया गया था, इसके बारे में भी हमने बात की थी। ठीक है, इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ में क्यों कंसिडर किया गया था कि जिस सॉइल में वाटर कंटेंट का अमाउंट ज़्यादा होता है उस सॉइल को हम उस सॉइल को क्या बोल सकते हैं, फाइन ग्रेन सॉइल, और जिसमें वाटर कंटेंट कम होता है उसमें कोरस ग्रेन सॉइल बोल सकते हैं, सेम वॉल्यूम के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट वन, इसके अंदर जब मेथड की बात की थी तो फर्स्ट वन हमने मेथड डिस्कस किया था, ओवन ड्राइंग मेथड। ओवन ड्राइंग मेथड मोस्ट एक्यूरेट मेथड है। ये एक लैब मेथड है जिसमें हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले हमने क्या लिया, कंटेनर लिया, कंटेनर का ड्राई वेट ले लिया m1, फिर हमने मॉइस्ट सैंपल ऐड किया, विस्ट का वेट ले लिया m2, फिर उसको T डिग्री सेंटीग्रेड और T आवर्स के लिए उसको ओवन में प्लेस कर दिया, फिर उसका जो ड्राई मास है उसको कंटेनर के साथ नोट कर लिया, दैट इज़ m3, और वहाँ से हमने मास ऑफ वाटर और मास ऑफ सॉलिड निकाल के वाटर कंटेंट डिटरमाइन कर लिया। ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड है। इसके साथ साथ हमें कुछ बातों का और भी ध्यान रखना होता है कि जैसे इनऑर्गेनिक सॉइल है तो टेम्परेचर 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। फिर ऑर्गेनिक सॉइल है तो इसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर को अवॉइड करना है हमें। थर्ड वन हमने पढ़ा था कि अगर जिप्सम कंटेंट होता है तो टेम्परेचर को, जो टेम्परेचर कंट्रोल है वो हम 80 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं, क्योंकि अगर टेम्परेचर को 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है तो वहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन जो वाटर होता है, स्ट्रक्चरल जो वाटर होता है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है। फिर हमने अलग अलग सॉइल के लिए अलग अलग टाइम की बात की थी, सैंड एंड ग्रेवल की, दैट इज़ 4 to 6 आवर्स। फिर क्ले और सिल्ट की बात की थी 16 to 20 आवर्स। बट जनरली अगर हमें इंश्योर ही करना, फाइनली हमें ये उसके अंदर हम कॉन्फिडेंट हो कि वाटर कंप्लीट वाटर रिमूव हो चुका है उस सॉइल के वॉइड में से, तो उस कंडीशन में हम 24 आवर्स लेके चलते हैं। ठीक है। किसी भी केस में टेम्परेचर 110 डिग्री सेंटीग्रेड से एक्सीड नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि स्ट्रक्चरल वाटर रिमूव हो जाता है 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्लियर है। फिर हमने सेकंड मेथड बात की थी, सैंड बाथ मेथड। सैंड बाथ मेथड में क्या था, हीटिंग जो थी वो वाया कन्वेक्शन के थ्रू, हीटिंग को जो कैरी किया जा रहा था वो कन्वेक्शन के थ्रू कैरी किया जा रहा था। मतलब हम क्या कर रहे थे, नीचे एक केरोसिन स्टोव लगा दिया था, उसकी फ्लेम की हेल्प से सैंड क्या था, सैंड क्यों काम में ली जाती है, क्योंकि यूनिफॉर्म हीटिंग के कारण से उसके अंदर हमने एक कंटेनर प्लेस कर दिया जिसमें मॉइस्ट सैंपल था। ये क्विक फील्ड मेथड है, फील्ड में किया जा सकता है। यहाँ से हम वाटर कंटेंट डिटरमाइन कर लेते हैं। इसमें टेम्परेचर पर कोई कंट्रोल नहीं होता, इसीलिए हम हाई ऑर्गेनिक सॉइल एंड हम जिप्सम कंटेंट सॉइल के लिए इसको प्रेफर नहीं करते हैं। थर्ड वन था एल्कोहल मेथड। एल्कोहल मेथड किस पे बेस्ड था कि कम टाइम में हमें क्विक रिजल्ट निकालना है, तो हम ये भी एक टाइप का क्या है, क्विक फील्ड मेथड है, जो आपको बहुत कम टाइम में रिजल्ट दे देता है। रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज कर दी जाती है टाइम के साथ साथ। क्लियर है। नेक्स्ट वन, अब देखना इसमें इसके अंदर जो कंटेंट ऐड किया जाता है, मतलब इसके अंदर जो ऐड किया जाता है जिससे इवापोरेशन रेट इंक्रीज हो जाए, तो उसके लिए मैथिलेटेड स्प्रिट ऐड की जाती है। नेक्स्ट वन हमने पिक्नोमीटर मेथड की बात की थी। पिक्नोमीटर मेथड में जो पिक्नोमीटर था उसका वॉल्यूम कितना था, 900 ml। ये क्विक मेथड है जिसमें 10 से 20 मिनट में रिजल्ट आ जाते हैं। ये सूटेबल होता है उस टाइप की सॉइल के लिए जिसका हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी नो। फिर हमने इसको प्रेफर्ड जनरली कोहेजन लॉस सॉइल के लिए किया जाता है, क्योंकि कोहेजिव सॉइल से इंटरप्ट एयर को रिमूव करना आसान नहीं होता। इस लाइन को याद रखना, कोहेजिव सॉइल से हम इंटरप्ट, क्योंकि पार्टिकल के अंदर क्या होता है, कोहेजिव फोर्स अवेलेबल होने के कारण से एक पार्टिकल दूसरा पार्टिकल अपने आपस में फोर्स देते रहते हैं, मतलब उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण से वहाँ पर जो इंटरप्ट एयर है उसको रिमूव करना ईजी नहीं होता है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना कि इसी बिहाफ पर हम आगे बात करेंगे आज स्पेसिफिक ग्रेविटी में। फिर नेक्स्ट मेथड हमने पढ़ा था कैल्शियम कार्बाइड मेथड, जिसका दूसरा नाम था मॉइस्चर मीटर मेथड। इसमें हमने क्या किया था, सोइल सैंपल को प्लेस कर दिया। सोइल सैंपल 4 से 6 ग्राम, जनरली हम 5 ग्राम सैंपल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि क्यों किया जाता है, फिर क्यों फिक्स वेट लिया जाता है, क्योंकि ड्यू टू कैलिब्रेशन लिया जाता है। फिर इसको मॉइस्चर मीटर में प्लेस कर दिया जाता है और फिर इसके अंदर स्टील बॉल और कैल्शियम कार्बाइड मिक्स कर दी जाती है। फिर इसको हिलाया जाता है, मतलब इसको कैलिब्रेट किया जाएगा। कैलिब्रेट करने पर यहाँ पर एसिटिलीन गैस बनती है। एसिटिलीन गैस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H2, और यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। तो जो एसिटिलीन गैस का जो प्रेशर रिलीज होगा वो उसी के बिहाफ पर हम कैलिब्रेशन की हेल्प से वाटर कंटेंट डिटरमाइन करेंगे। नेक्स्ट वन मेथड पढ़ा था हमने
रेडिएशन मेथड में हमने क्या काम में लिया था, रेडियो एक्टिव मटीरियल कोबाल्ट 60 जो क्या कर रहा था, न्यूट्रॉन एमिट कर रहा था, न्यूट्रॉन क्या वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करने के बाद में जो रिमेंस एनर्जी थी वो डिटेक्टर क्या कर रहा था, डिटेक्ट कर रहा था। ये भी एक टाइप का क्या हो गया, फील्ड मेथड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन टॉर्सनल बैलेंस मेथड या इंफ्रारेड मेथड। इसके अंदर हमें इंफ्रारेड डेवलप करने के लिए क्या चाहिए था, 250 वॉट का बल्ब, 230 वोल्टेज एंड 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का एक बल्ब चाहिए था जिससे हम इंफ्रारेड रेज एमिट कर सकें। उस इंफ्रारेड रेज जो एमिट होने के बाद में जो सॉइल सैंपल से जब टकराती है तो उसके बिहाफ पर यहाँ पर क्या होता है, जो टॉर्क होता है उसको बैलेंस किया जाता है, उसी के बिहाफ पर यहाँ पर क्या निकाला जाता है, वाटर कंटेंट डिटरमाइन किया जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर ड्राइंग और वेइंग साइमल्टेनियसली होती रहती है। तो ड्राइंग और वेइंग साइमल्टेनियसली होती रहती है तो उसके बिहाफ पर यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिलते हैं। तो उस टाइप की सॉइल के लिए मोस्टली सूटेबल होता है जो वाटर को क्विकली एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे हमने ओवन ड्राइंग मेथड में बात की थी, तो ओवन ड्राइंग मेथड में जब हम ड्राई करने के बाद में ओवन से निकाल के वेट मशीन तक लेके जाएंगे, अगर कोई सॉइल है जो क्विकली वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है तो वो क्या करेगी, यहाँ पर इस ड्यूरेशन में वाटर एब्जॉर्ब कर लेगी, तो हमें वाटर कंटेंट की वैल्यू एक्यूरेट नहीं मिल पाएगी। अब नेक्स्ट इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं, दैट इज़ सेकेंड वन इंडेक्स प्रॉपर्टीज़, दैट इज़ स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ क्यों कहा गया, क्योंकि देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है उसके बिहाफ पर हम सॉइल बता सकते हैं। जैसे अगर हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू 1 से 2 के बीच में दे दी जाए तो हम क्या कह देंगे, ऑर्गेनिक सॉइल है। अगर ग्रेटर देन 2 दे दे तो इनऑर्गेनिक सॉइल है। इस तरीके से हम उसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की एक वाइड रेंज भी लिखी थी जिसके भी यहाँ पर हम फाइन ग्रेन सॉइल, कोर्स ग्रेन सॉइल, उसके अंदर मिनरल कंटेंट है या नहीं है, इनऑर्गेनिक सॉइल, ऑर्गेनिक सॉइल, इन सब के बारे में बात की थी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेज़र करने के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी कैन बी मेजर्ड बाई फर्स्ट वन, इसका फर्स्ट मेथड है 50 ml डेंसिटी बोतल, 50 ml डेंसिटी बोतल मेथड। सेकंड मेथड है 500 ml फ्लास्क। थर्ड मेथड है आपका पिकनोमीटर। थर्ड मेथड क्या हो जाएगा आपका, पिकनोमीटर मेथड। तो अब सबसे पहले फर्स्ट मेथड की बात करते हैं। मतलब इन तीनों के जो प्रोसीजर है, ऑब्जर्वेशन की स्टेप्स है वो सेम है। तो सबसे पहले हम इसको थ्योरेटिकली डिटेल डिस्कस कर लेते हैं कि इस मेथड में होता क्या है। उसके बाद में जो जो पॉइंट होंगे वो इंपॉर्टेंट यहाँ पर मेंशन कर देंगे, तो उस चीज़ को समझना ध्यान से। यहाँ पर सबसे पहले जो काम में लिया जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटरमाइन करने के लिए, वो हम पिकनोमीटर मेथड, मतलब एक फ्लास्क लेंगे या फिर एक कंटेनर लेंगे। मान लेते हैं हम एक कंटेनर कंसिडर कर रहे हैं, या आपके पास क्या है, एक कंटेनर। इसके जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं वो 4 ऑब्जर्वेशन होते हैं। तो हम इसी को 4 बार पेस्ट कर देते हैं, कॉपी, ये दो, ये सेकंड रिजल्ट हो गया, ये थर्ड रिजल्ट हो गया, 4 आ जाएंगे ना यहाँ पे, ये फोर्थ रिजल्ट हो गया। क्लियर है। जो मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इस मतलब इसके अंदर जो स्टेप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो हम 4 लेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इनको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी हमें ध्यान रखनी कि कौन सा नंबर किसको दिया गया है। सबसे पहले हम कंटेनर को ड्राई करते हैं और ड्राई करने के बाद में उस एम्प्टी कंटेनर का वेट ले लेते हैं, तो उसको हम नाम क्या दे देंगे, m1 वेट। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं m1 इक्वल्स टू मास ऑफ एम्प्टी कंटेनर। मतलब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में हमें क्या मिला, m1 मास एम्प्टी कंटेनर। क्लियर है। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ पर सॉलिड, यहाँ पर सॉइल लेते हैं। कैसी सॉइल लेंगे, यहाँ पर कम्प्लीटली ड्राई सॉइल लेंगे, उसके अंदर वाटर कंटेंट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इस सॉइल में से वाटर कंटेंट को क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। तो ये जो आप कंसिडर करोगे, ये आपके पास क्या हो गया, सॉलिड। तो यहाँ पर जो सॉइल किस टाइप की हो गई, ड्राई सॉइल हो गई। इसके नोटेशन दे देते हैं, दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड। या फिर हम यहाँ पर इसको मास ऑफ सॉलिड नाम से दे देते हैं, क्योंकि मास ही निकालते हैं हम तो। ठीक है।
मास ऑफ सॉलिड निकाल दिया तो यहाँ पर इसको लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा, m1 तो कंटेनर का वेट हो गया, प्लस ड्राई मास किसका हो गया, ड्राई मास ऑफ सॉइल, ड्राई मास ऑफ सॉइल। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिल गया, किस टाइप का वेट मिल गया, m2, मतलब सेकंड ऑब्जर्वेशन में हमें वेट मिल गया। थर्ड ऑब्जर्वेशन में हम क्या करते थे, वाटर कंटेंट निकाला इससे, वाटर कंटेंट निकालने के टाइम हमने क्या किया था, थर्ड में इसके अंदर क्या करते हैं, वाटर ऐड करेंगे। वाटर ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें से कम्प्लीटली एयर को हमें रिमूव करना है, कम्प्लीटली एयर को रिमूव करना है, तो उस कंडीशन में हम इसमें से वाटर धीरे धीरे जो इसका टॉप होगा, टॉप से वाटर ऐड करते रहेंगे। वाटर ऐड करते करते साथ साथ इसकी मिक्सिंग भी करते रहेंगे, ताकि इंट्रैप्ड एयर है, पार्टिकल्स के बीच में जो एयर है वो रिमूव हो जाए। हम ये ट्राई करते हैं कि कम्प्लीटली एयर रिमूव हो जाए, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पर वाटर ऐड किया, इस पोर्शन में वाटर ऐड किया, इस पोर्शन में जब वाटर ऐड किया तो यहाँ पर इस पोर्शन में वाटर ऐड कर दिया। वाटर ऐड करने के बाद में यहाँ पर इसको लिख देते हैं m2 वेट, पहले तक तो था ही, किसका, सॉलिड और कंटेनर का, मतलब ड्राई मास ऑफ सॉइल और कंटेनर का, प्लस तो यहाँ पर m2 प्लस, अब ऐड क्या हुआ, मास ऑफ वाटर फिलिंग द कंटेनर, इस चीज़ को हम क्या लिख देंगे, ये किसका वेट हो गया, m3 का। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसमें से जब कम्प्लीटली मिक्स हो जाएगा, फिर हम इसमें से क्या करते हैं, इसमें से कम्प्लीटली इस मिक्सचर को रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद में इसको क्लीन करेंगे, क्लीन करके हम इसको ड्राई करेंगे और फिर इसमें वाटर ऐड कर देंगे, ठीक है। इसमें कम्प्लीटली इसमें क्या कर देंगे, वाटर ऐड कर देंगे। वाटर ऐड करेंगे तो इस टाइम इसका जो वेट होगा, वो इसका जो नया मास लेंगे वो क्या आ जाएगा, m4, इसको क्या बोल देंगे, m4 क्या हो जाएगा, मास ऑफ कंटेनर फिल्ड विद वाटर। तो m4 को हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ कंटेनर फिल्ड विद वाटर के साथ इसको फिल कर दिया गया है। अब हमें सबसे पहले यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला लिखते हैं, फिर क्या क्या ज़रूरत होगी वो देखेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी G इज इक्वल्स टू, क्या होता है फॉर्मूला, मास ऑफ सॉलिड ऑफ गिवन वॉल्यूम, मास ऑफ सॉलिड ऑफ गिवन वॉल्यूम। ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड। स्टैंडर्ड लिक्विड क्या कंसिडर करते हैं, वाटर ऑफ सेम वॉल्यूम, मतलब दोनों केस में, इस केस में हम क्या जूम करके चल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है वो वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर लिया गया है, मतलब दोनों ही वॉल्यूम जितना यहाँ पर सॉलिड है इसी इक्वलेंट हम वॉल्यूम ऑफ वाटर को कंसिडर कर रहे हैं, तभी तो कंपैरिजन हो पाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, क्योंकि मास इसलिए डिफरेंट है क्योंकि दोनों की डेंसिटी डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम G का फॉर्मूला लिख सकते हैं, G इज इक्वल्स टू, इस कंडीशन को लेके मास ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई मास ऑफ वाटर। तो मतलब जब भी हमें अभी G निकालना पड़ेगा तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, मास ऑफ सॉलिड चाहिए और मास ऑफ वाटर चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। सबसे पहले मास ऑफ सॉलिड निकालते हैं। मास ऑफ सॉलिड निकालने के लिए मास ऑफ सॉलिड को लिख देते हैं ms से, मास ऑफ सॉलिड को किससे लिख दिया, ms से। क्लियर है, इज इक्वल्स टू, अब ये बताओ सॉलिड है तो यहाँ पर सॉलिड के अलावा क्या अवेलेबल हो सकता है, सॉलिड के साथ साथ क्या अवेलेबल हो सकता है, एयर। तो यहाँ पर अगर मैं इस एयर का वेट लूँ या एयर का मास लूँ तो मास ऑफ एयर क्या हो जाएगा, मास ऑफ एयर को हम क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं और अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मास ऑफ एयर कितना ले लेंगे, 0। तो यहाँ पर जो मास ऑफ सॉलिड होगा वो जो मास ऑफ ड्राई सॉइल है उसके बराबर होगा, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मास ऑफ ड्राई सॉइल। तो इसको हम किससे डिनोट कर देंगे, m ड्राई से। क्लियर है, m ड्राई से डिनोट कर देंगे तो यहाँ पर मास ऑफ ड्राई सॉइल कितना आ जाएगा। अब मैं सेकंड ऑब्जर्वेशन में से फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा, इसके पास क्या क्या है देखना, यहाँ पर इसके पास ओनली कंटेनर है, ठीक है। इसके पास क्या, कंटेनर प्लस सॉइल है। कैसी सॉइल है, ड्राई सॉइल है।
तो यहाँ पर इसमें से M2 में से M1 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कंटेनर से कंटेनर का वेट तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बचेगा क्या, सोइल का वेट बचेगा। मतलब सोइल कौन सी सोइल, ये जो ड्राई सोइल है इसका वेट बचेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको, यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, M2 माइनस M1, ये लिख सकते हैं यहाँ पे। चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट वन, अब हम निकालते हैं मास ऑफ वाटर इन स्टेज थर्ड। स्टेज थर्ड में मास ऑफ वाटर कितना है वो निकालते हैं। तो देखना थर्ड स्टेज कौन सी थी, ये। अब इसमें से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखना ध्यान से, यहाँ पर क्या है लिख देता हूँ, इसमें भी कंटेनर प्लस सोयल प्लस वाटर है। क्लियर है, कंटेनर प्लस सोयल प्लस वाटर। तो अगर मैं M3 में से M2 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, कंटेनर से कंटेनर चला जाएगा, सोयल से सोयल चली जाएगी, बचेगा क्या मेरे पास, वाटर। तो मेरे पास थर्ड स्टेज में जो वाटर अवेलेबल है वो मेरे को मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, M3 माइनस M2 इज इक्वल्स टू M3 माइनस M2। क्लियर है, ये लिख सकते हैं M3 माइनस M2। चलो आगे चलते हैं। मास ऑफ वाटर इन स्टेज 4। स्टेज 4 में हम वाटर को निकाल लेते हैं कि मास ऑफ वाटर कितना है। क्लियर है, यहाँ पर देखते हैं मास ऑफ वाटर इन स्टेज 4। ये M4 वेट था, यहाँ पर ये M4 वेट था। ये क्या है, कंटेनर प्लस इसमें क्या है, वाटर, वो भी कितना है, कम्प्लीटली फिल्ड है। तो मेरे को फोर्थ कंटेनर में जो मास ऑफ वाटर है वही तो चाहिए। तो मैं क्या करूँ कि कंटेनर सब्ट्रैक्ट हो जाए, तो M4 में से M1 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ। M1 क्या है, M1 कंटेनर का वेट है, M4 क्या है, मास ऑफ कंटेनर फिल्ड विद वाटर। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, M4 माइनस कंटेनर से कंटेनर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, वाटर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिख देते हैं इसको, M4 माइनस M1, ये लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, मास ऑफ वाटर चाहिए, बट उस वॉल्यूम का चाहिए जितने अमाउंट का वॉल्यूम जिस वॉल्यूम का सॉलिड है यहाँ पर प्रेजेंट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मास ऑफ वाटर हैविंग वॉल्यूम सेम एज दैट ऑफ सॉलिड, हैविंग वॉल्यूम सेम एज दैट ऑफ सॉलिड। ठीक है, इस सॉलिड के बराबर हमें क्या लेना है, इस सॉलिड के वॉल्यूम के बराबर उतनी ही अमाउंट का वाटर लेना है और उसका हमें मास मेजर करना है। क्लियर है, वो कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए पहले आपको इस डायग्राम को और अच्छे से समझना पड़ेगा। इसके आगे देखो, बात कर रहे थे हमें क्या चाहिए, मास ऑफ वाटर हैविंग वॉल्यूम सेम एज दैट ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो इसके लिए देखना, यहाँ पर ये वाला पोर्शन एक बार डिलीट कर देता हूँ। चल, इस सारे डायग्राम को हम कम्प्लीटली उठा के आगे ले जाते हैं ताकि हमें इस डायग्राम में कोई भी चेंज करने हो तो दिक्कत नहीं हो। ठीक है, कॉपी किया, इस डायग्राम को यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, समझना इस चीज़ को। ये आपके पास डायग्राम है, देखना ध्यान से। इसमें हमने क्या किया, हमें क्या निकालना है, मास ऑफ वाटर चाहिए हैविंग वॉल्यूम सेम एज दैट ऑफ सॉलिड। तो सबसे पहले ये बताओ, इसमें मैं एक ये लाइन खींच दूँ तो डाउट तो नहीं आएगा। ये मान लेते हैं इतना अमाउंट, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड था आपके पास, ये क्या था आपके पास, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड था, ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ वाटर है। ये वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मान लेते हैं हम एकदम टू द स्केल बात नहीं करें, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। मैंने मान लिया ये सेम वॉल्यूम था सॉलिड का, इसी के बराबर इतना ही वॉल्यूम मैंने इधर भी देख लिया, सेम डायग्राम है। तो सेम वॉल्यूम तो इस जगह सेम रहेगा, तो चाहे इसमें वाटर फिल करो चाहे सॉलिड फिल करो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कंडीशन क्या ले ली, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो मुझे ये फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना होगा,
फोर्थ स्टेज में से थर्ड स्टेज को मैं माइनस कर दूं, ठीक है। ये मान लेते हैं W1 वाटर कंटेंट है, ये ओवरऑल यहाँ पर ये भी क्या है W1, और यहाँ पर वाटर कंटेंट को क्या दे देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर अवेलेबल वाटर है W2, ठीक है। ये लो, चलो मास ऑफ वाटर W1, मास ऑफ वाटर W1, मास ऑफ वाटर W2। अब इस चीज़ को समझना, यहाँ पर क्या क्या है, कंटेनर है, क्लियर है, प्लस सॉइल, सॉलिड है या फिर सोयल मान सकते हैं, क्योंकि कैसी सोयल थी, ड्राई सोयल थी तो सॉलिड ही हो गए, प्लस इसके अंदर मास ऑफ वाटर W1 है। इसमें हमें क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें मिल रखा है कंटेनर है, ठीक है, फिर यहाँ पर मास ऑफ वाटर W2 है, फिर यहाँ पर मास ऑफ वाटर W1 है। तो अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, दोनों का मास कभी बराबर नहीं हो सकता, सॉलिड और वाटर का। क्यों नहीं हो सकता, दोनों का वॉल्यूम सेम ले सकते हैं क्योंकि डेंसिटी अलग अलग है। तो यहाँ पर जस्ट मैंने समझाने के लिए ये चीज़ की है, इस चीज़ को अदरवाइज मत लेना कि यहाँ पर अगर हम इससे निकालेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। बस समझाने के लिए किए कि सेम वॉल्यूम के बराबर दोनों के जो वॉल्यूम है, ये वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और उस सेम वॉल्यूम में जितना मास ऑफ वाटर आएगा वो कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फोर्थ स्टेज में से थर्ड स्टेज को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर ये लिख देते हैं इसका मास ऑफ वाटर इन स्टेज 4 माइनस मास ऑफ वाटर इन स्टेज 3rd, ठीक है। स्टेज 3rd में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो देखो फोर्थ स्टेज में वाटर M4 माइनस M1 और थर्ड स्टेज में है M3 माइनस M2। तो M4 माइनस M1 माइनस M3 माइनस M2, क्लियर है। तो देखना ध्यान से, इसको हम क्या लिख सकते हैं, M4 माइनस M1 माइनस M3 प्लस M2 लिख सकते हैं। इसको हम दूसरे तरीके से लिख देते हैं, M4 माइनस M3 प्लस M2 माइनस M1, और M2 माइनस M1 क्या था, ड्राई सोयल का मास, ड्राई सोयल का मास कह दो या मास ऑफ सॉलिड कह दो। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, M4 माइनस M3 प्लस मास ऑफ सॉलिड कह दो या मास ऑफ ड्राई सोयल कह दो, कह सकते हो यहाँ पर, ठीक है। चलते हैं आगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने का फॉर्मूला क्या था, दैट इज़ मास ऑफ सॉलिड अपॉन मास ऑफ वाटर। मास ऑफ सॉलिड कितना आया, मास ऑफ सॉलिड हमने ऊपर निकाला है M2 माइनस M1, तो M2 माइनस M1 डिवाइड बाई M4 माइनस M3 प्लस M2 माइनस, ये मास ऑफ वाटर निकल के आ गया आपके पास, यहाँ पर देखना, ठीक है, M2 माइनस M1। अब हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, MD डिवाइड बाई M4 माइनस M3 प्लस MD, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो मतलब आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी के अलग अलग फॉर्मूले आ गए, क्लियर है यहाँ तक। ये आपके स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब बात करते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी में हमने 3 मेथड लिखाए थे, 3 मेथड नाम लिखे थे स्टार्टिंग में। तो ये कौन सा मेथड है, तो समझना सबसे पहले देखना, ये 50 ml डेंसिटी बोतल है, 500 ml फ्लास्क और पिक्नोमीटर है। तीनों ही मेथड के लिए स्टेप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम हैं, ये सबसे पहले मैंने स्टेटमेंट बोला था। सेकंड थिंग, अगर जितना अमाउंट, मतलब जितना बड़ा जार, जितनी बड़ी जार की साइज़ होगी या जितने बड़े कंटेनर की साइज़ होगी, हमें उसमें सैंपल भी, सॉइल सैंपल भी उतना ही ज़्यादा लेना होगा। बात समझ में आ रही है, जितना ज़्यादा सॉइल सैंपल लेना होगा उतना ही उसके अंदर क्या होगा, एयर कंटेंट भी होगा। उतना ही एयर कंटेंट होगा तो उसको निकालने के लिए हमें उतना ही मेथड, उतनी ही अप्रोच भी लगानी होगी। क्या, जितना ज़्यादा एयर कंटेंट होगा उसमें, जितना ज़्यादा एयर अवेलेबल होगी, उसको रिमूव करने के लिए हमें उतना ही ज़्यादा टाइम देना होगा। बात समझ में आई। इसका मतलब क्या हो सकता है कि उसके अंदर जो उसके अंदर एयर जो प्रेजेंट है वो मे बी इंट्रैप्ड एयर भी हो सकती है, और वो नहीं निकली बाहर, तो उससे क्या होगा, और देखना, अगर यहाँ पर मान लो सॉरी, देखना, मान लेते हैं यहाँ पर थर्ड, इसमें बता रहा हूँ समझना,
ये लो एयर को इस कलर से दिखा रहे हैं। मान लो इस अमाउंट की एयर रह गई, इसमें रह गई, तो इसका मतलब जो M3 मास ले रहे हैं उसके अंदर M3 मास बढ़ा या कम हुआ? क्योंकि एयर अगर वाटर होता तो ये मास बढ़ता, M3 का मास बढ़ता। अब यहाँ पर एयर आ गई तो M3 का मास क्या हो गया? कम हो गया। M3 का मास कम होने से क्या हुआ? मान लो यहाँ पर M3 का मास क्या हो गया? कम हो गया। M3 का मास कम हुआ तो ओवरऑल ये डिफरेंस क्या हो गया? बढ़ गया। M4 पे तो कोई इफेक्ट नहीं है, तो M4 माइनस M3 का जो डिफरेंस होगा वो बढ़ जाएगा। ये बढ़ने के बाद इस वैल्यू में ऐड होगा, तो मतलब ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, और जी की वैल्यू क्या आ जाएगी? कम आएगी। जी की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पर कम आएगी। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए यहाँ पर हम ट्राई करते हैं कि कम्प्लीटली एयर को रिमूव किया जाए। ये चीज़ हमने वाटर कंटेंट में भी बात की थी। यहाँ से इसको हटा देते हैं, डायग्राम कंप्लीट करते हैं। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी कि एयर कंटेंट को रिमूव क्यों किया जाता है, क्यों बोला जाता है कम्प्लीटली एयर कंटेंट रिमूव किया जाए। अब दूसरी बात, जितना बड़ा जार था या जितना बड़ा कंटेनर था उसके अकॉर्डिंग उसमें एयर कंटेंट होगा, तो मतलब अगर बड़े जार की बात करेंगे तो उसमें हमने सैंपल भी उतना ही ज़्यादा डाला तो एयर कंटेंट भी उतना ही रिमूव करना हुआ। एयर कंटेंट उतना ही रिमूव करना हुआ, तो अगर एयर वॉइड्स बड़े होते हैं तो ईजिली निकल जाते हैं, बट छोटे छोटे वॉइड्स में से एयर निकालना मुश्किल होती है। तो इसीलिए जो बड़े कंटेनर है, ये जैसे ये दो मेथड लिख रखे हमने, 500 ml फ्लास्क और पिक्नोमीटर मेथड, दोनों ही किसके लिए सूटेबल है? सूटेबल बोल रहा हूँ, कंपलसरी नहीं है। सूटेबल किसके लिए है? कोरस ग्रेन सॉइल के लिए। अगर इनको फाइन ग्रेन सॉइल के लिए यूज करना है तो हमें क्या करना होगा? कुछ आप में से ऐसे भी होंगे, बोला मैं तो करूँगा तो इसी से करूँगा। तो फाइन ग्रेन सॉइल के लिए जब इसको यूज करना होगा तो यहाँ पर वाटर की जगह कैरोसिन यूज ले लेंगे। क्यों? कैरोसिन क्या होता है? बेटर वेटिंग रिएजेंट होता है, ज़्यादा अच्छा रिएजेंट होता है सॉइल पार्टिकल को वेट करने के लिए। इसका मतलब क्या हो गया? सॉइल पार्टिकल को वेट करने का मतलब क्या हुआ कि उसके आसपास, मतलब जो सॉइल पार्टिकल के अंदर सॉइल पार्टिकल से इंटरकनेक्टेड वॉइड्स में जितनी भी एयर है उसको रिमूव कर सकता है ये इजीली। ठीक है, ये रिमूविंग ऑफ एयर वॉइड्स है वो इफेक्टिवली कर देता है। इसीलिए हम यहाँ पर क्या कहते हैं? कैरोसिन यूज लेते हैं। क्या ओनली कैरोसिन यूज ले सकते हैं? नहीं, नॉन पोलराइजिंग लिक्विड होना चाहिए। अब ये नई चीज़ क्या आ गई? नॉन पोलराइजिंग लिक्विड और पोलराइजिंग लिक्विड सॉरी। तो पोलराइजिंग लिक्विड वो होते हैं, जैसे वाटर है वो एक टाइप का पोलराइजिंग लिक्विड है। क्यों? क्योंकि जो भी सोइल की सरफेस के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है, अगर उसके साथ रिएक्शन कर लेता है, अगर उसके साथ रिएक्ट हो जाता है या कंबाइंड हो जाता है, जैसे हमने देखा भी है वाटर के बारे में, हमने जब पढ़ा था तो एड्जॉर्ब्ड वाटर पढ़ा था, अब्जॉर्ब्ड वाटर पढ़ा था, फिल्म वाटर पढ़ा था। तो इस तरीके से हमने जितने भी वाटर पढ़े थे तो उनमें हमने देखा सरफेस के ऊपर कुछ वाटर रह जाता है। सरफेस के ऊपर जो कुछ वाटर रह जाएगा तो उसके कारण से ये क्या हो जाएगा? वहाँ पर जाकर कंबाइंड फॉर्म में मिलता है, कंबाइंड फॉर्म। अब दूसरी चीज़ ध्यान से सुनना, कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा तो उससे इफेक्ट क्या हुआ देखना। स्पेसिफिक सरफेस एरिया एक टर्म पढ़ के आए थे, वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ पार्टिकल के, जितनी कम होगी उतना बढ़ेगा। इसका मतलब फाइन सॉइल के लिए स्पेसिफिक सरफेस एरिया की वैल्यू क्या होती है? ज़्यादा होती है। बात समझ में आई? स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इसका मतलब वाटर भी क्या करेगा? बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेगा। वाटर जो भी कंबाइंड होगा उसके साथ इस सॉइल पार्टिकल पर, वो इसके चारों तरफ कंबाइंड होगा। क्लियर है? कंबाइंड होगा तो ये एयर्स के इसके पास का जो पार्टिकल है इसके साथ भी क्या हो जाएगा? कंबाइंड। तो यहाँ पर जो इंट्रैप्ड एयर है ये इसको बाहर नहीं निकलने देगा। एयर को बाहर निकलने के लिए वॉइड्स की जो साइज़ है वो कम कर देगा। वॉइड्स की साइज़ कम होने से यहाँ पर क्या होगा? एयर्स कंप्लीटली बाहर नहीं निकल पाएगी। इसीलिए जो फाइन ग्रेन सोयल है उसके लिए हम सैंपल भी कम रखते हैं और उसको बेटर वेटिंग रिएजेंट प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ कैरोसिन या फिर नैप्थलीन प्रोवाइड करते हैं। वो उस कैरोसिन या नैप्थलीन ऐसे लिक्विड होते हैं जो रिएक्ट नहीं करते, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? नॉन पोलराइजिंग लिक्विड बोला जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी हमें फाइन ग्रेन सोइल की बात करेंगे तब हम जब भी हम फाइन ग्रेन सोइल की बात करेंगे तब हम वाटर की जगह क्या काम में लेंगे? कैरोसिन काम में लेंगे, पहली चीज़। सेकेंड थिंग, कैरोसिन काम में लेने के साथ साथ जो 50 ml डेंसिटी बोतल है, मतलब साइज़ कम है, साइज़ कम है तो सैंपल भी कम लेना होगा, सैंपल कम लेंगे तो एयर वॉइड्स भी कम होगा। तो यहाँ पर जो 50 ml डेंसिटी बोतल है वो फाइन ग्रेन सोइल के लिए सूटेबल है, फाइन ग्रेन सोइल के लिए सूटेबल है।
वैसे हम सबसे मोस्ट एक्यूरेट मेथड है डेंसिटी बोतल मेथड, ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड है जितने भी मेथड हमने लिखे इन तीनों में से, ये सारे टाइप के लिए सूटेबल है। बट हम इसको प्रेफर किसके लिए करते हैं, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए प्रेफर करते हैं, क्योंकि बड़े पार्टिकल होंगे वो इस साइज़ में आएंगे ही नहीं। तो इसीलिए हम जो अगर बहुत ज़्यादा बड़े पार्टिकल लेंगे तो वो इस 50 ml डेंसिटी बोतल में आएंगे ही नहीं, वो एक पीस आएगा। इसीलिए उस केस में हम क्या लेते हैं, ज़्यादा बड़ी साइज़ का सैंपल, ज़्यादा बड़ी साइज़ का कंटेनर काम में लेते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्लियर है। डेंसिटी बोतल मेथड में आप चाहे कुछ भी निकालो, चाहे फाइन ग्रेन सॉइल के लिए करो, चाहे कोरस ग्रेन सॉइल के लिए करो, अभी आपको हमेशा यूज क्या लेना है, केरोसिन यूज लेना है, ठीक है। अब इन सारे पॉइंट्स को हम लिख देते हैं एक एक करके। फर्स्ट पॉइंट, डेंसिटी बोतल मेथड, डेंसिटी बोतल मेथड इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड, the most accurate method amongst all and is suitable for all types of soil, all types of soil, preferred for किसके लिए किया जाता है, फाइन ग्रेन्ड सॉइल, प्रिफर्ड फॉर फाइन ग्रेन्ड सॉइल। यहाँ तक बात समझ में आई। सेकेंड वन, इन डेंसिटी बोतल ओनली केरोसिन इज यूज्ड, केरोसिन को यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, फ्लास्क 500 ml फ्लास्क की बात करें, फ्लास्क एंड पिकनोमीटर, फ्लास्क एंड पिकनोमीटर किसके लिए सूटेबल होते हैं, इज सूटेबल टू बी यूज्ड फॉर, सूटेबल टू बी यूज्ड फॉर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल एंड इट इज, एंड इफ, यहाँ पर ही 4 आना चाहिए, and if it is used for fine grained soil, अगर इसको fine grained soil के लिए यूज़ करना है, fine grained soil, kerosene is used instead of water, as it is better वेटिंग रिएजेंट। क्या करता है ये, कंप्लीटली एयरवर्ड्स को रिमूव कर देता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, स्टेप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इज सेम फॉर ऑल, सबके लिए क्या है, सेम है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ये आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने का मेथड था। स्पेसिफिक ग्रेविटी होने के बाद में नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। ये हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के सारे मेथड पढ़ लिए। अब इसके बाद में नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं, वो मेथड हो जाएगा यहाँ पर। चलो, इस पोर्शन को वैसे याद नहीं रखना है, इस पोर्शन को बस समझने के लिए बनाया गया है, नोट्स में नहीं भी बनाओ तो चल जाएगा, ठीक है। हाँ, चलो नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। ये ऊपर नंबर क्या दिया था, सेकंड नंबर ना, थर्ड नंबर हो जाएगा यूनिट वेट। नेक्स्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी है यूनिट वेट। यूनिट वेट के बारे में बात करेंगे। यूनिट वेट क्या होता है, यूनिट वेट से भी हम सॉइल बता सकते हैं, सॉइल ड्राई कंडीशन में है, सैचुरेटेड कंडीशन में है, या फिर सबमर्ज कंडीशन में हम यूनिट वेट की बिहाफ पर बता सकते हैं प्रॉपर्टीज़ को। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए जो फॉलोइंग मेथड्स है वो कुछ इस तरीके से हैं। इसके 3 to 4 मेथड है, उसको हम कम्प्लीटली स्टडी करेंगे। फॉलोइंग मेथड, फर्स्ट वन मेथड इसका, दैट इज़ वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या है,
पहले इसका प्रोसीजर समझेंगे, फिर इसकी थ्योरी समझेंगे। पहले इस प्रोसीजर को देख लेते हैं। तो सबसे पहले वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड में हम क्या करते हैं, एक सॉइल सैंपल लेते हैं जिसको मोर और लेस यूनिफॉर्म शेप में कन्वर्ट कर देते हैं। एक सॉइल सैंपल लेंगे जिसको मोर और लेस यूनिफॉर्म शेप में कन्वर्ट कर देंगे। मोर और लेस यूनिफॉर्म शेप में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ कि सैंपल लेंगे, उसको ट्रिम कर देंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। यूनिफॉर्म शेप में जो सॉइल है वो जनरली कोहेजिव सॉइल मिलती है, क्योंकि वो हाईली स्टिकी होती है नेचर में। तो ये मेथड भी किसके लिए सूटेबल हो गया, ये हाईली स्टिकी नेचर टाइप ऑफ सॉइल के लिए सूटेबल हो गया। और ये किस टाइप की सॉइल के लिए प्रीफर करेंगे, कोहेजिव सॉइल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने सॉइल सैंपल लिया। सॉइल सैंपल लेने के बाद में इस सॉइल सैंपल का हमने यहाँ पर इसको मास दे दिया m1। इसको हमने क्या बोल दिया, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में हमने इसके मास को बोल दिया m1। अब क्या किया जाता है, सॉइल सैंपल को मोर और लेस यूनिफॉर्म शेप में कन्वर्ट करने के बाद में उसको सॉइल सैंपल को कंबाइंड करके उसका एक मास ले लिया जाता है, दैट इज़ m1। अब देखना, इस पर इसी सॉइल सैंपल पर एक कोटिंग की जाती है पैराफिन वैक्स की। इस सॉइल सैंपल पर कोटिंग किसकी की जाती है, पैराफिन वैक्स की। पैराफिन वैक्स की कोटिंग करेंगे तो पैराफिन वैक्स का काम क्या होगा, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि पैराफिन वैक्स का काम क्या होगा यहाँ पर। फिर हमने पैराफिन वैक्स की कोटिंग करने के बाद में इसका मास कितना ले लिया, इसका जो मास है उसको दे दिया हमने नाम m2, और ये हमारा सेकंड ऑब्जर्वेशन है। क्लियर है। फिर हम थर्ड ऑब्जर्वेशन की तरफ गए। थर्ड ऑब्जर्वेशन में हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया। ठीक है, एक कंटेनर लिया जिसमें हमने एक और कंटेनर रखा। पढ़ भी रखा आपने, ये कुछ सेम कॉन्सेप्ट कहीं तो किसी चीज़ में तो हमने पढ़ा है। सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा, चलो अब हम क्या करते हैं, ऐसे हमें इसको हटाना ही पड़ेगा। चलो इसमें एक ढंग थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। अब ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, फिल करेंगे सॉइल सैंपल को। देखना थर्ड स्टेप में हम क्या, थर्ड ऑब्जर्वेशन स्टेप में हम क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे, उसमें हमने वाटर फिल कर दिया। वाटर फिल करने के बाद में इस सॉइल सैंपल को, जो सेकंड स्टेप में है जो सॉइल सैंपल है, इस सॉइल सैंपल को उठा के, इस सॉइल सैंपल को उठा के क्या करेंगे, इसमें इस कंटेनर में डाल देंगे। जैसे ही इस कंटेनर में इस सॉइल सैंपल को डालेंगे, डालते ही क्या होगा, इस सॉइल सैंपल के वॉल्यूम के बराबर, सॉइल सैंपल कौन सा, सॉइल सैंपल प्लस पैराफिन वैक्स के वॉल्यूम के बराबर यहाँ से वाटर क्या हो जाएगा, स्पिल आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और इसके अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। इसके अंदर क्या हो जाएगा, वो वाटर स्टोर हो जाएगा। यहाँ पर वाटर मिल गया। इस वाटर का वॉल्यूम किसके बराबर होगा, इस वाटर का वॉल्यूम किसके बराबर होगा, जितना वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्लस वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स का है इसके बराबर हो। क्योंकि आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही कहता है ना कि जब कोई बॉडी किसी लिक्विड में या किसी वाटर में, किसी वाटर के अंदर डिप की जाती है, तो उससे क्या होगा कि वाटर डिस्प्लेस्ड हो जाता है। वाटर कितना डिस्प्लेस्ड होता है, जितना उसका उस बॉडी का वॉल्यूम रहेगा या जितनी बॉडी उस वाटर के अंदर डिप है, वो उतना अमाउंट ऑफ वाटर क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। इसी कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पर काम में ले लेना है। तो देखना ध्यान से, क्या करते हैं, इसकी कैलकुलेशन करते हैं और फिर इसके बारे में थ्योरी लिखेंगे। तो सबसे पहले मास ऑफ पैराफिन वैक्स, मास ऑफ पैराफिन वैक्स कितना हो जाएगा, mp। m1 वेट आपको सॉइल का पता है, m2 वेट पता है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर लिख भी देता हूँ। इसमें क्या है, सॉइल है, इसमें क्या है, सॉइल प्लस पैराफिन है। तो m2 में से m1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मास ऑफ पैराफिन वैक्स मिल जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे
M2 माइनस M1 मिल गया हमें मास ऑफ पैराफिन वैक्स। वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स, वॉल्यूम ऑफ पैराफिन, वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स कितना होगा, Vp दैट इज MP बाई रो पी, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमने वॉल्यूम को इधर ले गए, वॉल्यूम को लेफ्ट साइड ले आए और डेंसिटी को राइट साइड ले आए डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स आ गया। अब आपके पास मास ऑफ पैराफिन वैक्स है M2 माइनस M1 डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ पैराफिन वैक्स। डेंसिटी ऑफ पैराफिन वैक्स या तो आपको एग्जाम में गिवन होगी, एग्जाम में गिवन नहीं होती है तो क्या करना है, तो मैं यहाँ पर डेंसिटी ऑफ पैराफिन वैक्स की वैल्यू लिख देता हूँ। डेंसिटी ऑफ पैराफिन वैक्स की वैल्यू है 0.9089 ग्राम पर मिलीलीटर। ये इसकी डेंसिटी ऑफ पैराफिन वैक्स की वैल्यू है। अब क्या किया जाता है इसके बाद में, कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस निकालना है हमें तो VW। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड कितना आ जाएगा, तो देखना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड ऐसा लिख सकते हैं क्या, VW कितना ये वाटर कितना डिस्प्लेस्ड होगा, हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि जितना वॉल्यूम ऑफ सॉइल है और जितना वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स है, इन दोनों के वॉल्यूम के सबमिशन के बराबर क्या हो जाएगा, वाटर डिस्प्लेस होगा। यहाँ पर जो वाटर मिलेगा आपको इसी के बराबर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्लस वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल V है, वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स क्या लिख देंगे, VP। तो VW आ गया। अब ये बताओ यहाँ से V निकाल सकते हैं, VW माइनस VP, और वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स को हमने पीछे भी निकाला है, दैट इज M2 माइनस M1 डिवाइड बाई रो P। वॉल्यूम ऑफ वाटर माइनस M2 माइनस M1 डिवाइड बाई रो P। क्लियर है यहाँ तक, सॉरी। डेंसिटी रो इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल से लिख सकते हैं। तो मास ऑफ सॉइल कितना है M1 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितना है V। तो V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू है रही, लिख दो V। यहाँ पर क्या लिखने लग गया मैं, चलो नीचे लिख देते हैं। डेंसिटी इज इक्वल्स टू M1 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर हम मेजर कर लेंगे क्योंकि हमें साइड के कंटेनर में मिल चुका है वॉल्यूम ऑफ वाटर, VW माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा M2 माइनस M1 डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ पैराफिन वैक्स। अगर इन केस गिवन नहीं हो तो आप कैसे निकाल सकते हो डेंसिटी ऑफ पैराफिन वैक्स को, डेंसिटी ऑफ पैराफिन वैक्स कैसे आ जाएगी, कितनी वैल्यू होती है 0.9089, ठीक है। यहाँ तक आपको बात याद रखनी है। अब जो स्टार्टिंग में बोला था उन सबको यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। क्लियर है कि इसको मोर और लेस यूनिफॉर्म शेप में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ये कोहेसिव सॉइल के लिए होता है। फिर इसके प्रोसीजर को लिख देते हैं, लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट, दिस मेथड इज suitable for cohesive soil which is highly sticky in nature, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, in this method sample of soil is trimmed into more or less क्या बोलते हैं इसको, यूनिफॉर्म, more or less in uniform shape and size करने के बाद में इसको यूनिफॉर्म शेप और साइज में कन्वर्ट करने के बाद में इसका वेट ले लिया जाता है एंड वेटेड। और इस मास को हम क्या लिख देंगे M1। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट,
नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, द सैंपल इज देन coated with paraffin wax to prevent the entry of water into the soil। अच्छा, अभी हम बात करते हैं इसकी, पहले हाँ इस पॉइंट को समझ लेते हैं। चलो पहले लिख लेते हैं फिर इसको समझेंगे। यूज्ड इन नेक्स्ट स्टेज, ये बताना था, भूल गया था हमको। एंड इज अगेन वेटेड, और उस वेट को हम क्या ले लेंगे, M2 ले लेंगे। फिर इस कोटेड स्पेसिमेन को क्या कर देंगे, इमर्ज कर देते हैं कंटेनर में। नेक्स्ट स्टेप में द कोटेड स्पेसिमेन is then immersed in container full of water that displaces water from द कंटेनर से क्या करता है, वाटर को डिस्प्लेस कर देता है। इन इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉइल एंड पैराफिन वैक्स, ठीक है। और इस वॉल्यूम को हम क्या नाम दे देते हैं, VW, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद तो हमने सारा काम कर दिया, डायग्राम बना दिया। हाँ, अब समझना क्या होता है कि हम पैराफिन वैक्स से कोटिंग क्यों करते हैं। ऐसे भी तो डाल सकते हैं सोइल सैंपल। पैराफिन वैक्स से कोटिंग करने का मतलब ये है कि अगर हमने ऐसे सैंपल डाल दिया विदाउट पैराफिन वैक्स की कोटिंग के, तो क्या होगा, जो सोइल सैंपल के बीच में जो वॉइड्स प्रेजेंट है, उस वॉइड्स के अंदर क्या आ जाएंगे, वाटर आ जाएगा। और वाटर आ जाएगा तो यहाँ से जो डिस्प्लेस होने वाला वाटर है, इस जगह से जो डिस्प्लेस हो रहा है वाटर, वो हमें क्या मिलेगा, उसका अमाउंट हमें क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर जो डिस्प्लेस होगा उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर की क्वांटिटी, डिस्प्लेस होने वाले वॉल्यूम ऑफ वाटर की क्वांटिटी कम होने से क्या होगा, अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर की क्वांटिटी कम होती है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस की क्वांटिटी कम होती है, तो ओवरऑल वॉल्यूम भी क्या मिलेगा आपको, नेट वॉल्यूम भी हमें क्या मिलेगा, कम मिलेगा। और नेट वॉल्यूम कम मिलने से यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेंगे, इसीलिए हम इसको क्या कर देते हैं, पैराफिन वैक्स से कोट कर देते हैं। अब पैराफिन वैक्स से कोट करने के बाद में यहाँ पर देखो एक चीज़ और लिखी है, द सैंपल इज देन कोटेड विद पैराफिन वैक्स टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सोइल। अब कईयों के दिमाग में ये आएगा कि वाटर तो है ही नहीं, कैसे एंटर करेगा। तो इसके बाद मैंने इसको स्पेसिफाई करने के लिए लाइन लिख दी है, यूज्ड इन नेक्स्ट स्टेज, कि अगली स्टेज में, मतलब जो थर्ड स्टेज है, इसके अंदर जो वाटर हम यूज करने वाले हैं, ये वाटर इसके अंदर, इसके एंट्री को प्रिवेंट किया जाता है, इसकी एंट्री को रोका जाता है, दूसरे वाटर की एंट्री को नहीं रोका जाता। अब ये जो वाटर है, जिस कंटेनर में हम इसको डिप करेंगे, उसकी एंट्री को प्रिवेंट कर दिया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, पैराफिन वैक्स से कोट कर देते हैं। यह हमारा सेकंड मेथड था इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ का। नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा सबमर्ज यूनिट वेट। जैसे हाँ, इस मेथड में हमने बात किया, इस मेथड का नाम क्या था, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, तो वाटर डिस्प्लेसमेंट में देख भी सकते हो, जैसा नाम में था वैसा ही हुआ, वाटर डिस्प्लेस्ड हो गया और उससे हमने वैल्यू निकाल ली। क्लियर है? नेक्स्ट सेकंड वन मेथड। सेकंड वन मेथड क्या था, क्या बोला अभी, सबमर्ज्ड यूनिट वेट मेथड। सबमर्ज यूनिट वेट मेथड, सबमर्ज यूनिट वेट मेथड भी ऑलमोस्ट पीछे वाले जो कॉन्सेप्ट है उसी पर बेस्ड है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी सेम मोर और लेस यूनिफॉर्म सैंपल लेते हैं,
मोर और लेस जब यूनिफॉर्म सैंपल लेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें एक यूनिफॉर्म सॉइल सैंपल ले लेंगे, ठीक है। यूनिफॉर्म सॉइल सैंपल लेंगे तो उससे हमें बेनिफिट क्या हुआ, मतलब ये किस टाइप की सॉइल के लिए हो सकता है, तो ये किसके लिए वैलिड हो जाता है, ये वैलिड होता है आपके कोहेजिव सॉइल के लिए, ठीक है। ये एक सेकंड, इसको पिछली बार की तरह सेम सॉइल सैंपल काम में ले लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, सबसे पहले मोर और लेस यूनिफॉर्म, मतलब जो फर्स्ट 2 स्टेप्स है वो सेम रहेगी पिछले मेथड की तरह, तो इसलिए इसमें ज़्यादा बताना नहीं है। तो ध्यान रखना कि एक स्पेसिमेन लेंगे सॉइल सैंपल, उसको मोर और लेस यूनिफॉर्म शेप एंड साइज़ में कन्वर्ट करेंगे। यूनिफॉर्म शेप एंड साइज़ में कन्वर्ट करने के बाद में सॉइल सैंपल को नेक्स्ट उसका वेट ले लेंगे, और उस वेट को हम नाम क्या दे देते हैं, M1 वेट नाम दे देते हैं। फिर हम क्या करेंगे, उसी सॉइल सैंपल पर पैराफिन वैक्स की कोटिंग करेंगे और उसको नया वेट क्या दे देते हैं, M2 वेट दे देते हैं। थर्ड केस में हम क्या करते हैं, थर्ड केस में हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से, थर्ड केस में यहाँ पर ये लो, पहले इसका मीटर बना देते हैं। अब हम अपने सॉइल सैंपल को इसमें प्लेस कर देते हैं। यही सॉइल सैंपल है, बस इसको एडजस्ट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। सेम सॉइल सैंपल है, ठीक है। कंफ्यूज करोगे बाद में, कंफ्यूज रहोगे। लो सॉइल सैंपल, इसकी भी साइज़ कम कर ही देता हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत हो। ये हमारे पास ये सेकंड स्टेज हो गई, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेज हो गई। अब देखो थर्ड स्टेज में हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेज में इसको पानी में डिप कर दिया जाता है। पानी में क्या कर दिया जाता है, डिप कर दिया जाता है। पानी में डिप करने के बाद में इसमें रीडिंग ली जाती है। जब ये पानी में डिप है उसी टाइम इसकी क्या कर ली जाती है, रीडिंग ली जाती है। रीडिंग लेंगे तो यहाँ पर वाटर और मार्क कर देते हैं, इसको मान लो ये यहाँ पर पानी में डिप है, पानी में डिप है। तो जब इस कंडीशन में इसके ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा होगा, और दैट इज़ फोर्स ऑफ बायोंसी, क्योंकि ये वाटर के अंदर डिप है। वाटर के अंदर डिप है तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट हो रहा होगा, फोर्स ऑफ बायोंसी, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट कंपोनेंट लग रहा होगा। यहाँ पर हम वेट कंपोनेंट को हम किससे लेंगे, मास से कंसिडर करने वाले हैं। यहाँ पर हम मास कंसिडर करने वाले हैं। तो इस मेथड में हम करते क्या हैं, पिछले 2 ऑब्जर्वेशन की स्टेप सेम है। थर्ड स्टेप्स में हम क्या करते हैं कि जब ये डूबा हुआ उसी कंडीशन में हम इसका क्या ले लेते हैं, वेट ले लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर देखना, मास ऑफ पैराफिन वैक्स क्या लिख सकते हैं, MP इज इक्वल्स टू M2 माइनस M1। फिर हम वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स कितना हो जाएगा, VP इज इक्वल्स टू MP अपॉन ρP। MP की वैल्यू क्या थी, M2 माइनस M1 डिवाइड बाई ρP। फिर बताने की ज़रूरत है क्या, देख लो फिर भी। मास ऑफ पैराफिन वैक्स है, इसका मास है M2 के अंदर क्या क्या है, यहाँ पर ये लिख देता हूँ। ये क्या है, यहाँ पर सॉयल है, यहाँ पर क्या है, सॉयल प्लस पैराफिन है। तो इस M2 में से M1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पैराफिन मिल जाएगी, पैराफिन का मास मिल जाएगा। क्लियर है, तो आगे चलते हैं, थर्ड स्टेज में आते हैं। थर्ड स्टेज के मास को लेते हैं, कंसिडर करते हैं। तो देखो M3, यहाँ पर इसका जो मास मेजर होगा दैट इज़ M3, यहाँ पर मेजर कर दिया। तो लिखते हैं M3 को। M3 इक्वल्स टू, मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, M3 नेट वेट हो गया, M3 इज इक्वल्स टू M2 में से FB चला गया,
यहाँ पर इस सॉइल का जो नीचे के डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वेट लग रहा होगा, जो मास लग रहा होगा, वो m2 हो गया, और अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा था दैट इज फोर्स ऑफ बायन्सी हो गया। क्लियर है यहाँ पे? चले आगे, फोर्स ऑफ बायन्सी की बात हो गई, यहाँ पर चलते हैं आगे। अब देखना ध्यान से, m2 माइनस एफ बी, तो हम इसको एक लैंग्वेज में और लिख सकते हैं, m2 माइनस वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, कितना वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ है। इसका मतलब इस सॉइल सैंपल को इसमें डालने के बाद में, इस जगह डालने के बाद में, इस कंटेनर में डालने के बाद में यहाँ पर कितना वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ है, उसके बराबर हमें यहाँ पर वेट कंसिडर कर लेना है, वेट ऑफ वाटर। तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, m2 माइनस वेट निकालने के लिए, मास निकालने के लिए मैं वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ऐसा लिख सकता हूं क्या, वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। क्लियर है यहाँ पे? चलो आगे चलते हैं। अब ये वॉल्यूम ऑफ वाटर किसके बराबर होगा, इसके वॉल्यूम के बराबर। किसके वॉल्यूम के बराबर? सेकंड केस में जो सेकंड स्टेज थी, ये फर्स्ट स्टेज हो गई, ये सेकंड स्टेज हो गई, ये थर्ड स्टेज हो गई, तो जो सेकंड स्टेज थी इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। क्लियर है यहाँ पे? तो सेकंड स्टेज में वॉल्यूम के बराबर होगा, तो यहाँ पर सेकंड स्टेज का वॉल्यूम कितना है। सेकंड स्टेज में वॉल्यूम को हम क्या नाम दें, दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ये जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर है, वॉल्यूम इन सेकंड स्टेज इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्लस वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स। ऐसा बोल सकते हैं। इसी के इक्वल क्या हुआ होगा, वाटर डिस्प्लेस हुआ होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं m2 माइनस वॉल्यूम इन सेकंड स्टेज इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम इन सेकंड स्टेज हम निकाल सकते हैं, कितना है, वॉल्यूम इन सेकंड स्टेज इज इक्वल्स टू m2 माइनस m3 डिवाइड बाई रो डब्लू, ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक? नेक्स्ट, वॉल्यूम इन सेकंड स्टेज में अभी ऊपर लिख के आया हूँ, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्लस वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स, लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्लस वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स लिख दिया, वॉल्यूम इन सेकंड स्टेज। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम चाहिए हमें, तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज इक्वल टू वॉल्यूम इन सेकंड स्टेज माइनस वॉल्यूम ऑफ पैराफिन। अब ये बताओ वॉल्यूम इन सेकंड स्टेज कितना है आपके पास, m2 माइनस m3 डिवाइड बाई रो डब्लू। वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स कितना है, ऊपर निकाला है, दैट इज m2 माइनस m1 डिवाइड बाई रो पी। क्लियर है? वॉल्यूम ऑफ सॉइल आ गया। तो यहाँ से डेंसिटी निकाल सकते हो, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट मास ऑफ सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। मास ऑफ सॉइल कितना है, m1, वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितना है, v, तो v की वैल्यू रख दो, m1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, m2 माइनस m3 डिवाइड बाई रो डब्लू माइनस m2 माइनस m1, थोड़ा ढंग से नहीं लिखा जा रहा है, अंडरस्टैंड कर लेना, m2 माइनस m1 डिवाइड बाई रो पी। क्लियर है? ये आपके पास डेंसिटी निकल के आ जाती है। यहाँ तक बात समझ में आई? क्लियर है? अब इसी मेथड की थ्योरी लिख देते हैं, जो हमने ऊपर छोड़ी है जगह, वहाँ पर छोड़ी नहीं क्या जगह, इस बार भूल गए? चलो आप जब लोग करो तो थ्योरी को पहले नोट कर लेना। इट इज सूटेबल फॉर कोहेजिव सॉइल। किसके लिए सूटेबल होता है, कोहेजिव सॉइल के लिए। सेकंड वन, फर्स्ट, अब अगर मैं इंडिविजुअल स्टेप्स भी लिख सकता हूँ, या मैं पिछले वाले से ही कॉपी कर देता हूँ कि जैसे फर्स्ट टू, यहाँ पर क्या लिख देते हैं, फर्स्ट टू सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन इज सेम एज बिफोर, पहले की तरह सेम है। थर्ड स्टेज में क्या करेंगे, इन दिस मेथड थर्ड स्टेज में हमने क्या किया, स्पेसिमेन को इमर्ज कर दिया। तो स्पेसिमेन
इज इमर्ज्ड इन वाटर, वाटर में डिप कर दिया, फिर हमने इसका वेट लिया, उस वेट के कई नाम पहले भी बता रखे मैंने, वाटर इट्स, वाटर एंड इट्स क्या बोल देंगे, रिड्यूस्ड वेट, क्या हो गया, कम हो गया, इसलिए इसको रिड्यूस्ड वेट बोल दिया गया, या बोल सकते हैं इफ़ेक्टिव, इफ़ेक्टिव वेट बोल दिया गया, या हम इसका दूसरा नाम ले सकते हैं अपरेंट, अपरेंट वेट बोल दिया गया, बायोंट वेट बोल दिया गया, या इसको हम एक नाम और ले सकते हैं सबमर्ज्ड, सबमर्ज वेट इज़ नोटेड, और इसका सबमर्ज वेट को क्या कर लिया जाता है, नोट कर लिया जाता है, और उसको हम क्या दे देंगे, M3 नाम दे देंगे, और बाकी रेस्ट प्रोसीजर मैंने आपको यहाँ पर करवा दिए हैं। आई होप यहाँ तक चीज़ समझ में आ रही होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट मेथड की बात करेंगे, कोर कटर मेथड की, अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।